पहली बार कैडो शिंडो ने मेरे सामने अपना शिंसी टेक्नोलॉजीज का बैज थपथपाया था। उसने ये ऐसे किया जैसे वह किसी हथियार को थपथपा रहा हो। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। कैफे की रोशनी उस बैज पर पड़ी और उस चमचमाते धातु के छोटे से टुकड़े ने उसके लिए सारी बातें कह दी। यूई उसके बगल में खड़ी थी। एक हफ्ते पहले तक वो मुझसे पूछ रही थी कि हमें रात के खाने में क्या बनाना चाहिए। अब वह मेरे बजाय कैडो के ज्यादा करीब खड़ी थी और उस दूरी ने मुझे वो सब बता दिया जो उसके होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कैडो ने मेरे सादे कोट, मेरे घिसे हुए जूतों और काम पर ले जाने वाले मेरे कैनवास बैग को देखा। फिर वह हंसा। हारुतो, तुम अभी भी ऐसे कपड़े पहनते हो जैसे तुम्हें किसी के बेहतर कपड़े दान करने का इंतजार हो। यूई ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। सबसे पहले मुझे इसी बात की ठेस पहुंची, उसके अपमान की नहीं। मैंने उससे पहले भी इससे बुरी बातें सुनी थी। मुझे दुख इस बात का था कि यूई ने भी वो सब सुना और उसने चुप रहना चुना क्योंकि कैडो की क्रूरता के साथ एक कंपनी का बैज जुड़ा था। कैडो ने बैज को फिर से थपथपाया। शिंसी टेक्नोलॉजीज, तुम जानते हो ना इसका क्या मतलब है? मेरे जैसे लोग भविष्य बनाते हैं, तुम्हारे जैसे लोग उसमें प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं। आसपास के कुछ लोग बस इतना मुड़े कि हमारी बातें सुन सके। कैडो यही चाहता था। वो सिर्फ यूई को नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वहां मौजूद हर कोई इस बात से सहमत हो कि यूई ने जिंदगी में तरक्की कर ली है। यूई ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हारुतो, कृपया इसे और मुश्किल मत बनाओ। कैडो का एक असली करियर है, उसके संपर्क है। मैं ये दिखावा नहीं कर सकती कि सिर्फ प्यार ही काफी है, खासकर तब जब हमारा भविष्य ऐसा दिखता हो। ये कहते हुए उसने मेरी ओर इशारा किया। वो सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं कर रही थी, वो अपनी जिंदगी के उस हिस्से को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी जिससे उसे शर्मिंदगी होती थी। कैडो थोड़ा और करीब झुका। उसने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसका कोई भविष्य है। मैं चुपचाप अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई पारिवारिक नाम नहीं था, कोई अमीर माता पिता नहीं थे और मेरे पीछे खड़ा होने वाला कोई ताकतवर इंसान नहीं था। यूई के लिए वो खामोश कोशिश इस बात का सबूत बन गई थी कि मैं कितना छोटा था। कैडो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारा पुराना निकनेम क्या था? लॉस्ट एंड फाउंड बॉय। मेरी मुट्ठी अपने फोन के इर्द गिर्द कस गई। वह नाम स्कूल के गलियारों और ग्रुप होम की अफवाहों का हिस्सा था। कैडो ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि मैं अनाथालय की देखरेख में पला बढ़ा था और कोई भी बड़ा इंसान उसे रोकने के लिए मेरे पास ज्यादा दिन नहीं दिखा। एक पल के लिए मेरा अतीत शिंसी का बैज पहने मेरे सामने खड़ा था। मैं जवाब देना चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि एक बैज उसे मर्द नहीं बनाता। मैं यूई से पूछना चाहता था कि प्यार कब एक नौकरी का इंटरव्यू बन गया। इसके बजाय मैंने अपना फोन अनलॉक किया। मैंने आखिरी संदेशों को सहेजा, वो संदेश जिनमें यूई ने मुझसे दूरी मांगी थी, वो जिनमें उसके कुछ भी कबूल करने से पहले ही कैडो का नाम सामने आ गया था, वो जिनमें उसने मुझसे मिलने ना आने को कहा था क्योंकि इससे उसे असहजता होती। कैडो ने यह देखा और हंस पड़ा। अभी भी एक डरे हुए बच्चे की तरह सबूत इकट्ठा कर रहे हो। तब मैंने उसकी ओर देखा, तेज आवाज में नहीं, गुस्से से नहीं, बस इतनी देर तक कि उसे दिखा सकूं कि मैंने उसकी हर बात सुनी है। फिर मैंने अपना फोन वापस रख लिया। मैं समझता हूं, मैंने कहा। यूई ने पलकें झपकाई क्योंकि उसे लगा था कि मैं गिड़गिड़ाऊंगा। कैडो निराश लग रहा था क्योंकि उसे किसी तमाशे की उम्मीद थी। उस पल में मेरे पास यही एकमात्र ताकत थी। मैंने उन्हें वो ड्रामा देने से इनकार कर दिया जो वो चाहते थे। मैं खड़ा हो गया। कुर्सी फर्श से रगड़ खाकर खिसकी और वह आवाज मेरे कहे गए किसी भी शब्द से ज्यादा तेज महसूस हुई। यूई बुदबुदाई, बस इतना ही। मैंने उसे आखिरी बार देखा। तुम पहले ही अपना चुनाव कर चुकी हो। और मैं वहां से चला गया। मेरे पीछे कैडो ने मेरे अपनी औकात जान लेने के बारे में कुछ कहा। कुछ लोग दबी आवाज में हंसे क्योंकि सहानुभूति दिखाने से ज्यादा आसान हंसना था। मैं पीछे नहीं मुड़ा। उस पल उस कैफे में मौजूद हर किसी को लगा कि कहानी सबसे आम तरीके से खत्म हो गई है। शिंसी के कर्मचारी की जीत हुई थी। अनाथ एक्स बॉयफ्रेंड हार गया था। बेहतर जिंदगी चाहने वाली औरत ने एक चमकदार बैज वाले आदमी को चुन लिया था। उन्होंने यही सब देखा था। उन्हें नहीं पता था कि एक सीलबंद काले और सुनहरे रंग का लिफाफा मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाला था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस कैफे से बाहर निकलने वाला वह गरीब और मामूली सा इंसान जल्द ही उस कंपनी का आखिरी जीवित वारिस बनने वाला था जिसकी कैडो पूजा करता था। मैं तुरंत घर नहीं गया। मैं तब तक चलता रहा जब तक कि शहर की रोशनी गीली सड़कों पर धुंधली नहीं पड़ गई, क्योंकि अगर मैं सीधा अपने अपार्टमेंट वापस जाता तो वहां का सन्नाटा मुझसे पहले पहुंच जाता। दुनिया की कोई भी चीज इसलिए नहीं रुकी क्योंकि यूई ने यह फैसला कर लिया था कि मैं उसके लिए काफी नहीं हूं। जब मैं आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो मैंने वही किया जो मैंने बचपन से किया था। मैंने एक फोल्डर बनाया। मैं खिड़की के पास वाली छोटी मेज पर बैठ गया, अपने फोन के संदेशों का बैकअप लिया, स्क्रीनशॉट सेव किए, उन पर तारीख डाली और हर चीज को यूई के नाम वाले एक फोल्डर में रख दिया। कागज हमेशा यादों से ज्यादा सुरक्षित रहा था। जब अनाथालय में बड़े लोग अपने किए गए वादे भूल जाते थे तब कागज उन्हें याद रखता था। जब कोई कैसवर्कर कहता था कि मुझे समझने में कोई गलती हुई है तब कागज साबित कर सकता था कि मैं गलत नहीं था। इसलिए मैं चीजों को सहज कर रखता था। प्लेसमेंट लेटर,
स्कूल ट्रांसफर फॉर्म, मेडिकल रिकॉर्ड, उन लोगों के नाम जो दयालु थे और उनके भी जो नहीं थे। 17 साल की उम्र तक मैंने एक नियम साफ तौर पर सीख लिया था। अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। वो पुराना फाइल बॉक्स मेरे बिस्तर के नीचे रखा था, जिसका एक कोना पिचका हुआ था और किनारे पर टैप लगी थी। मैंने उसे बाहर निकाला और खोला क्योंकि इस ब्रेकअप ने मेरी उस पुरानी आदत को फिर से जगा दिया था। अंदर मेरा फॉस्टर केयर पहचान पत्र था। उन स्कूलों के पत्र थे जिनकी मुझे बमुश्किल ही याद थी। वहां मेरी और नाकामुरा की एक सुविधा स्टोर के बाहर ली गई एक तस्वीर भी थी। हम दोनों ने सस्ते उबले हुए बन पकड़े हुए थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे वह कोई बहुत बड़ी दावत हो। मेरी सगी बहन नहीं थी, वो उससे कहीं बढ़कर थी। वो एक ऐसी इंसान थी जो हर बड़े आदमी के बदल जाने के बाद भी मेरे साथ रुकी रही। हमें 1 साल के लिए एक ही ग्रुप होम में रखा गया था, फिर हम अलग हो गए और फिर हमने एक दूसरे को वापस ढूंढ लिया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। का फोन था। मैंने लगभग फोन नहीं ही उठाया था क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वह मेरी आवाज में क्या सुनेगी। लेकिन को मुझे सुनने और समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता था। हारुतो, उसने कहा, क्या कुछ हुआ है? मैं बहुत देर तक चुप रहा। उसने एक गहरी सांस ली। इसका मतलब है हाँ, उसने रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने कहा, उसी शिंसी वाले लड़के के साथ। तो तुम्हें पता था? मुझे अंदाजा लग गया था। पिछले हफ्ते बात करते हुए तुम बहुत ज्यादा संभल कर बोल रहे थे। तुम तभी इतना संभल कर बोलते हो जब कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा हो और तुम उसके साथ भी निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे हो। इस बात ने यूई के शब्दों से भी ज्यादा मेरा गला रुंधा दिया। उसने कहा कि उस लड़के का एक भविष्य है। मैंने बताया। एक पल के लिए चुप हो गई। एक बैज होने का मतलब भविष्य होना नहीं होता। मैं लगभग हंस पड़ा था, लेकिन मेरी हंसी कुछ अजीब सी निकली। उसने मेरे लिए वो पुराना नाम इस्तेमाल किया, लॉस्ट एंड फाउंड बॉय। हाँ, उसकी आवाज बदल गई। हारुतो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी इस खामोशी ने बचपन में तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन ये तुम्हें फंसा भी सकती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब उन्हें ऐसा करने की इजाजत मिल गई है। मैंने यूई के नाम वाले उस फोल्डर की ओर देखा। मैंने सारे मैसेज सेव कर लिए हैं। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। तुम ये ऐसे कह रही हो जैसे ये कोई बुरी बात हो। नहीं, इसने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने का मतलब आजाद होना नहीं होता। उसके यह कहने के बाद भी वे शब्द कमरे में गूंजते रहे। कॉल कट गई। मैंने मेज साफ की क्योंकि मुझे अपने हाथों को किसी काम में लगाए रखना था। मैंने पुरानी डाक छांटी। उसमें से ज्यादातर बेकार थी। विज्ञापन, बिल्डिंग के नोटिस, एक बिजली पानी के बिल का रिमाइंडर जिसका मैं पहले ही भुगतान कर चुका था। और तभी मुझे वो लिफाफा दिखा। यह कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं था, लेकिन यह आम भी नहीं लग रहा था। इसका कागज मोटा, क्रीम रंग का था और ये एक काले रंग के बाहरी कवर के अंदर सील किया हुआ था। इसके किनारों पर एक पतली सुनहरी रेखा बनी हुई थी। इसे भेजने वाली एक लॉ फर्म थी जिसे मैं नहीं जानता था। पहले मुझे लगा कि यह किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। फिर मैंने अपना पूरा नाम पढ़ा, हारुतो किसारागी। उसके अंदर एक अपॉइंटमेंट का नोटिस था। इसमें लिखा था कि मुझे शिंसी टेक्नोलॉजीज के दिवंगत संस्थापक साजिरो किसारागी की संपत्ति के संबंध में पहचान सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। मैंने वो वाक्य एक बार पढ़ा और फिर दोबारा। शिंसी टेक्नोलॉजीज, वही कंपनी जिसका नाम कुछ घंटे पहले ही कैडो ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। ज्यादातर लोगों के लिए एक आधिकारिक पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए कागज हमेशा इस बात का सबूत रहा था कि कुछ सच में घटित हुआ है। और यह कागज मुझे बता रहा था कि जिस कंपनी का इस्तेमाल हर कोई मेरी हैसियत नापने के लिए करता था, उसी कंपनी ने किसी तरह सबसे पहले मेरा नाम लिखा था। मैं उस रात सो नहीं सका। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे 3 चीजें दिखाई देती। कैडो का अपना बैज थपथपाना, यूई का यह कहना कि उसका एक भविष्य है, और वह काला सुनहरा लिफाफा जिसके अंदर शिंसी के संस्थापक का नाम लिखा था। ये तीनों चीजें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसलिए मैं बार बार उस नोटिस को चेक करता रहा ताकि यह पक्का कर सकूं कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। अपॉइंटमेंट असली था, पता असली था, वो लॉ फर्म असली थी। मैंने बहुत सावधानी से छानबीन की क्योंकि अनाथालय ने मुझे सिखाया था कि बिना जांचे परखे किसी चीज से उम्मीद लगाना खतरनाक हो सकता है। मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने उस नोटिस को खुला रखने के बजाय अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में मोड़ कर रख दिया। अगर यह कोई गलती थी तो मैं ठीक ठीक जानना चाहता था कि यह गलती कहां से शुरू हुई। अपॉइंटमेंट से पहले मैं अपने स्टेशन के पास वाले शॉपिंग इलाके से गुजरा और मैंने यूई और कैडो को फिर से देखा। कैडो ने मेरे फोल्डर पर गौर किया और मुस्कुराया। अरे देखो तो कौन अभी भी अपना होमवर्क, नौकरी के आवेदन और कर्ज के कागजात लेकर घूम रहा है। यूई ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर कहा, हारुतो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। कैडो और मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कैडो ने बीच में बोलते हुए कहा, इसके कहने का मतलब है कि अब इसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मेरे फोल्डर के अंदर उस संस्थापक का सीलबंद नोटिस रखा था। मैं उन्हें शिंसी का नाम दिखा सकता था। मैं एक सेकंड के लिए कैडो की मुस्कान को टूटते हुए देख सकता था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि उस पत्र का असल मतलब क्या था। इसलिए मैं एक तरफ हट गया। तुम सीढ़ियों का रास्ता रोक रहे हो, मैंने कहा। कैडो मुझे आहत देखना चाहता था, इतना व्यावहारिक नहीं। उसके पीछे खड़े लोग आगे बढ़ने लगे, इसलिए उसे भी वहां से हटना पड़ा। मैं उनके पास से गुजरा और आगे बढ़ता चला गया। लॉ ऑफिस, वहां सब कुछ बहुत साफ सुथरा लग रहा था। फ्रॉस्टेड शीशे की दीवारें, एक रिसेप्शनिस्ट जिसने बहुत सम्मान के साथ मेरा नाम पुकारा। मिस्टर किसारागी, मिस अशिनो अब आपसे मिलेंगी। मिस्टर किसारागी, मैंने लगभग अपने पीछे मुड़कर देख ही लिया था। किसी ने भी आज तक मेरा नाम ऐसे नहीं लिया था जैसे वह महंगी कुर्सियों वाले किसी कमरे का हिस्सा हो। मेरे लिए इंतजार कर रही वकील अशिनो रियान थी, जो शिंसी के संस्थापक के एस्टेट कार्यालय से जुड़ी सीनियर काउंसिल थी। उनके बगल में एक और वकील और एक प्राइवेट वेरिफिकेशन ऑफिसर बैठे थे। मिस अशिनो ने वो काला और सुनहरा लिफाफा मेज पर रख दिया। मिस्टर किसारागी, हम समझते हैं कि ये नोटिस आपके लिए काफी अप्रत्याशित रहा होगा। ये तो आपने बहुत विनम्रता से कहा है, मैंने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया। साजिरो किसारागी की संपत्ति अब औपचारिक उत्तराधिकार समीक्षा के दौर में प्रवेश कर चुकी है। मिस्टर किसारागी शिंसी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और पूर्व नियंत्रक शेयरधारक थे। मुझे पता है कि वह कौन थे। हर कोई जानता है कि वह कौन थे। मुझे बस यह नहीं पता कि उनके एस्टेट कार्यालय को मेरे बारे में कैसे पता। दूसरे वकील ने एक फाइल खोली। उसके अंदर पुराने रिकॉर्ड, जन पंजीकरण के कुछ हिस्से, फॉस्टर केयर के दस्तावेज, वंशावली के चार्ट और कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें मैंने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था। अशिनो ने एक पन्ना मेरी तरफ पलटा। आपकी जैविक वंशावली साजिरो किसारागी से एक कोलेटरल ब्रांच के जरिए जुड़ती है। यह रिश्ता दूर का है लेकिन कानूनी रूप से मान्य है। हम पिछले कई महीनों से इस कड़ी की जांच कर रहे थे। मैंने उस चार्ट को घूर कर देखा। वहां मृत्यु के रिकॉर्ड और सिलबंद नगर पालिका के नोट्स थे। वो वंशावली तब तक सिकुड़ती गई जब तक कि वो मुझ तक नहीं पहुंच गई। मुझे अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये खुशी नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। ये कुछ ऐसा था जैसे उम्मीद ने डर का चोला पहन रखा हो। ये सच नहीं हो सकता, मैंने कहा। वेरिफिकेशन ऑफिसर ने नरमी से जवाब दिया। इसीलिए ये चरण बनाया गया है। हम आपसे भावनात्मक रूप से इस पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आपको कानूनी रूप से ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अशिनो ने अपने हाथ जोड़ लिए। मौजूदा सबूतों के आधार पर आप साजिरो किसारागी के आखिरी जीवित रक्त संबंधी लगते हैं। कमरा बहुत शांत हो गया। मेरी पूरी जिंदगी लोगों ने मेरे परिवार के बारे में ऐसे बात की थी जैसे वो कोई खाली जगह हो। अज्ञात पिता, मृत मां, कोई पुष्ट रिश्तेदार नहीं, परिवार का कोई करीबी सदस्य नहीं। और अब एक लॉ फर्म मुझे बता रही थी कि उस खाली जगह का एक नाम था, किसारागी। अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब आप एक गोपनीय सत्यापन प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे जब तक कि प्रोबेट और बोर्ड की पुष्टि पूरी नहीं हो जाती। आप इस दावे का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यह कानूनी कड़ी सुरक्षित होने से पहले सार्वजनिक हो गया तो विरोधी पक्ष आपको मानसिक रूप से अस्थिर, धोखेबाज या केवल भावनाओं से प्रेरित इंसान के रूप में पेश कर सकते हैं। वे इस मान्यता में देरी करवा सकते हैं। वे आपके अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। वे आपके निजी जीवन को आपके ही खिलाफ एक सबूत में बदल सकते हैं। यह बात काफी स्पष्ट थी। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ बोलता तो सच मेरे ही खिलाफ एक हथियार बन सकता था। मैंने पहले गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ मुझे अपने नहीं लग रहे थे। मिस अशिनो ने वह कागज लिया। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं जानती हूं कि यह सब बहुत भारी लग रहा होगा, मिस्टर किसारागी। यह फिर से हुआ। मिस्टर किसारागी, एक ऐसा नाम जो सम्मान के साथ पुकारा गया था। यूई के जाने के बाद पहली बार मुझे अपनी पुरानी जिंदगी अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई महसूस हुई। उस वसीयत को किसी खजाने के संदूक की तरह नहीं खोला गया था, इसे एक खतरे की तरह खोला गया था। अशिनो ने कोई नाटकीय वादे नहीं किए। उसने मुझे सबसे पहले यह नहीं बताया कि मैं अमीर हो गया हूं। उसने हर एक दस्तावेज मेरे सामने रखा और समझाया कि उसका काम क्या है। संपत्ति में निजी संपत्तियां, रियल एस्टेट, ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित फंड और संस्थापक की शेयर होल्डिंग शामिल है, उसने कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल पैसा नहीं है, यह नियंत्रण है। मैंने ऊपर देखा। किस चीज का नियंत्रण? वोटिंग का प्रभाव, बोर्ड में नामांकन का अधिकार और संस्थापक के आरक्षित शेयरों से जुड़े उत्तराधिकार का अधिकार। यदि सत्यापन पूरा हो जाता है तो आपको केवल संपत्ति विरासत में नहीं मिलती, आप शिंसी टेक्नोलॉजीज पर साजिरो किसारागी के शेष अधिकार के कानूनी केंद्र बन जाते हैं। पैसे से मेरी जिंदगी बदल जाती, लेकिन यह बात पूरी कंपनी को बदल सकती थी। मैंने पन्ने को फिर से देखा। शर्तें बहुत घनी थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे दस्तावेज पढ़ने में बिताई थी जिन्हें लोग चाहते थे कि मैं ना समझ सकूं। इसलिए मैंने पढ़ने की गति धीमी की। मैंने परिभाषाओं को समझा। मैंने मिस अशिनो के समझाने से पहले ही अंतरिम वोटिंग निर्देशों वाले हिस्से को ढूंढ लिया। रुकिए, मैंने कहा। इसमें लिखा है, संपत्ति प्रशासक कुछ मतदान कार्रवाइयों को फ्रीज कर सकता है यदि वे उत्तराधिकारी सत्यापन में बाधा डालते हैं। छोटे वकील ने लिखना बंद कर दिया। मिस अशिनो ने एक नए ध्यान के साथ मेरी तरफ देखा। हाँ, यह सही है। तो अगर बोर्ड सत्यापन के दौरान संस्थापक के शेयरों को इधर उधर करने की कोशिश करता है
तो एस्टेट उसे चुनौती दे सकता है। हाँ, और इसका मतलब है कि उन्हें पहले से पता है कि कोई कोशिश कर सकता है। पहली बार मिस अशिनो के चेहरे पर सहानुभूति के बजाय सम्मान के भाव नजर आए। साजिरो किसारागी बहुत सावधान थे, उसने कहा, और आप भी हैं। उस कमरे में सावधान होना एक उपयोगी चीज बन गया था। लीगल टीम ने बाकी बातें परिणामों के आधार पर समझाई। अगर सत्यापन टिका रहा तो कंपनी को मुझे एक अतिथि या कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि संस्थापक के उत्तराधिकारी के रूप में देखना होगा। अगर मैंने इसे बुरी तरह से संभाला तो बोर्ड मुझे भावुक, अप्रशिक्षित और कॉर्पोरेट स्थिरता के लिए खतरा बता सकता है। यही जाल था। ताकत असली थी, लेकिन सही समय का चुनाव बहुत मायने रखता था। मिस अशिनो ने एक समझौता मेज पर रखा। यह गोपनीयता की शर्त इस दावे की रक्षा करती है। यह आपको सीमित भी करती है। आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर्मचारियों को धमकाने के लिए नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन खुद की घोषणा नहीं कर सकते। आप प्राधिकरण से पहले शिंसी के नाम पर किसी का भी सामना नहीं कर सकते। मैं लगभग हंस पड़ा। किसी का भी? मेरे समझाने से पहले ही वो समझ गई। शिंसी के किसी व्यक्ति ने आपके लिए परेशानी खड़ी की है। मुझे कैडो का बैज याद आया। मैंने यूई को यह कहते हुए सुना कि उसका एक भविष्य है। मैं तुरंत उसका नाम दे सकता था। इसके बजाय मैंने पूछा, अगर किसी कर्मचारी का दुर्व्यचार का इतिहास रहा हो तो क्या उत्तराधिकार समीक्षा उसकी जांच करती है? अशिनो मुस्कुराई नहीं, लेकिन मैंने उसकी आंखों में जवाब देख लिया। हाँ, यह प्रक्रिया आंतरिक जोखिम समीक्षा, आचरण, पदोन्नति ट्रैक, एक्सेस विशेषाधिकार, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप और अनसुलझी शिकायतों को ट्रिगर करती है। वह समीक्षा कोई बदला नहीं है। यह गवर्नेंस है। गवर्नेंस, यह शब्द बदले से कहीं ज्यादा साफ था। इसकी पहुंच भी कहीं ज्यादा दूर तक थी। मैंने उसे कैडो का नाम बताया। कैडो शिंडो। मैंने उसे केवल वही बताया जिसका दस्तावेजीकरण किया जा सकता था। स्कूल का इतिहास जहां रिकॉर्ड मौजूद थे, वर्तमान उत्पीड़न के संदेश, कैफे वाला टकराव, डराने के लिए शिंसी में अपने दर्जे का इस्तेमाल। मैंने कोई भावनाएं नहीं जोड़ी जहां केवल सबूत ही काफी थे। और जब मैंने खत्म किया, अशिनो ने कहा, इस बारे में उससे संपर्क मत कीजिएगा। उसे चेतावनी मत दीजिएगा। अपना संबंध उजागर मत कीजिएगा। तो मैं बस चुप रहूं और उसे बोलने दूं। अभी के लिए हाँ। इस जवाब ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन यह तर्कसंगत भी था। अगर मैं सड़क पर कैडो पर सच्चाई चिल्लाता तो मैं उसे एक कहानी दे देता। अगर मैं इस प्रक्रिया का इंतजार करता तो उसका अपना व्यवहार ही कहानी बन जाता। जाने से पहले मिस अशिनो ने मुझे एक काले फोल्डर में गोपनीयता पैकेट की एक प्रति दी जिसके सामने एस्टेट की मुहर लगी थी। मैंने उसे पकड़ा और अपनी जिंदगी के अगले हिस्से का आकार समझ लिया। मेरे पास मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकत थी, और मुझे इसका एक वाक्य भी कहने की इजाजत नहीं थी। लॉ ऑफिस के बाहर शिंसी का टावर कुछ दूरी पर खड़ा था, पूरा कांच और चांदी के किनारों वाला। मेरा फोन बजा। एने एक संदेश भेजा था, कुछ भी बेवकूफी मत करना। मैंने टावर को घूर कर देखा। मैं नहीं करूंगा। मैं बुदबुदाया। कंपनी के बहुत अंदर ऑडिट ने अपना काम शुरू कर दिया था। कैडो को अभी तक यह नहीं पता था। इसीलिए पहली दरार बहुत साफ महसूस हुई जब वो आखिरकार उस तक पहुंची। कैडो उस सोमवार को शिंसी टेक्नोलॉजीज में एक ऐसे आदमी का चेहरा लिए पहुंचा जो तालियों की उम्मीद कर रहा था। मुझे बाद में कानूनी अपडेट के जरिए इसके बारे में पता चला, लेकिन मैं इसकी आसानी से कल्पना कर सकता था क्योंकि कैडो ने हमेशा किसी के कारण देने से पहले ही आत्मविश्वास का दिखावा किया था। वो अपना बैज दिखाते हुए प्रवेश द्वार से अंदर गया। उसने रिसेप्शनिस्ट का थोड़ा ज्यादा ही जोर से अभिवादन किया। उसने एक सहकर्मी को बताया कि वह जल्द ही ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो सकता है। कैडो के लिए प्रमोशन सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि कंपनी उसके बारे में उसकी खुद की राय से सहमत थी। वह हफ्तों से लोगों को बता रहा था कि उसका ट्रैक सुरक्षित है। उसने यूई को बताया। उसने ऑनलाइन इशारे किए। उसने लोगों को यह सोचने दिया कि वह कार्यकारी हलकों के जितना करीब असल में है, उससे कहीं ज्यादा करीब है। उस सुबह उसके मैनेजर ने उसे कांच के एक मीटिंग रूम में बुलाया। कैडो मुस्कुराते हुए अंदर गया। उसे लगा कि मीटिंग उसके भविष्य के बारे में है। बस ये वो भविष्य नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके मैनेजर ने अपनी भाषा शांत रखी। आपकी पदोन्नति समीक्षा रोक दी गई है, आचरण और एक्सेस मूल्यांकन लंबित होने तक। कैडो की मुस्कान एक सेकंड के लिए वहीं ठहर गई क्योंकि उसके अहंकार को वो वाक्य इतनी जल्दी समझ नहीं आया। रोक दी गई है? अस्थायी देरी? क्यों? आंतरिक समीक्षा? कैसी समीक्षा? उसके मैनेजर ने टैबलेट की ओर देखा। गैर कार्यस्थलों पर कॉर्पोरेट संबद्धता का उपयोग, पूर्व की शिकायतों की दोबारा जांच, एक्सेस विशेषाधिकार की निरंतरता, स्पॉन्सरशिप चेन की समीक्षा। हर वाक्यांश इतना कॉर्पोरेट लग रहा था कि उबाऊ लगे, लेकिन परिणाम बहुत सरल था। जिस सीढ़ी के बारे में कैडो डींगे हाँक रहा था, वो उसके पैरों के नीचे से खिसकनी बंद हो गई थी। उसने हंसने की कोशिश की। अगर किसी ने शिकायत की है तो उसे मेरे मुंह पर कहना चाहिए। यह प्रक्रिया ऐसे काम नहीं करती। जब वह कमरे से बाहर निकला तो दो सहकर्मियों ने बहुत जल्दी अपनी नजरें फेर ली। कैडो चाहता था कि यह देरी छिपी रहे, लेकिन ऑफिस शीशे, कैलेंडर और फुसफुसाहटों से बने होते हैं। लंच तक लोगों को पता चल गया था कि कुछ हुआ है। दोपहर के मध्य में
एक और दरार दिखाई दी। उसने एक प्रतिबंधित प्रोजेक्ट वाले दरवाजे पर अपना बैज स्कैन किया। लाल बत्ती झपकी। एक्सेस डिनाइड। उसके पीछे खड़ी महिला ने अपने कार्ड का इस्तेमाल किया और उसके लिए दरवाजा खुल गया। वह छोटी सी विफलता हंसी से भी बदतर थी। जब तक वह अपनी डेस्क पर लौटा तब तक फुसफुसाहटों ने आकार बदल लिया था। मुझे लगा था शिंडो सुरक्षित है, शायद अब नहीं। वे पदोन्नति ट्रैक को तब तक फ्रीज नहीं करते जब तक कि ऊपर से कोई निगरानी न कर रहा हो। ऊपर से कोई। उन्हें नहीं पता था कि यह बात सच के कितने करीब थी। कैडो ने इतना सुन लिया था कि वह समझ गया कि कमरे के लोग उसके हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए वह और जोर जोर से बोलने लगा। उसने कहा कि यह ऑफिस की राजनीति है। उसने कहा कि जलने वाले सहकर्मियों ने शिकायत की है क्योंकि वह बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। उसने कहा कि प्रबंधन हमेशा उच्च प्रदर्शन करने वालों को और ऊपर उठाने से पहले उनकी परीक्षा लेता है। ये बहाने मुख्य रूप से खुद को खड़ा रखने के लिए थे। शाम को उसने यूई को एक ज्यादा साफ सुथरा संस्करण बताया। उसने कहा कि कंपनी का पुनर्गठन हो रहा है। उसने कहा कि उसका प्रमोशन अभी भी हो रहा है। उसने कहा कि केवल औसत दर्जे के लोग ही देरी से घबराते हैं। और उसने जल्द ही उसे शिंसी के एक पार्टनर डिनर में ले जाने का वादा किया, किसी बहुत खास जगह पर, ताकि वह उस दुनिया को देख सके जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। यूई को उस पर विश्वास करने की जरूरत थी क्योंकि उसका चुनाव इसी पर निर्भर करता था। अगर कैडो ऊपर नहीं उठ रहा था तो उसने कोई भविष्य नहीं चुना था। उसने सिर्फ एक बैग चुना था। अगली बार जब वे मुझे मिले तो ये मेरे अपार्टमेंट के पास एक सुविधा स्टोर के बाहर था। कैडो की नजरें मेरी बाह के नीचे दबे फोल्डर पर पड़ी जिसमें अभी भी कागज थे। यूई ने मेरी तरफ देखा और कुछ ज्यादा ही जोर से मुस्कुराई। कैडो अभी कंपनी की चीजों में बहुत व्यस्त है, उसने कहा। तुम शायद नहीं समझोगे कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसे काम करती है। गोपनीयता पैकेट मेरे बैग के अंदर था। मैं उसका वजन महसूस कर सकता था। मेरी तरफ से निकला एक वाक्य उनके चेहरे बदल सकता था। एक वाक्य उस कहानी को तोड़ सकता था जो वे खुद को सुना रहे थे। यह कानूनी प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैंने शिंसी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने केवल कैडो के बैज की ओर देखा। पहली बार उस पॉलिश की हुई धातु के निचले किनारे के पास एक छोटी सी खरोंच थी। हो सकता है ये हमेशा से वही हो सकता है मैंने अभी दरारें देखना शुरू किया हो। कैडो ने देखा कि मैं कहां देख रहा हूं और अपने बैज को अपने हाथ से ढक लिया। उस छोटी सी हरकत ने मुझे बता दिया कि पहला दिखाई देने वाला परिणाम आ चुका था। उसका बैज उसके सहकर्मियों के सामने विफल हो गया था। यूई पहले से ही एक ऐसे आदमी का बचाव कर रही थी जिसकी ताकत सिकुड़ रही थी। उनमें से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि इसका कारण वही अनाथ था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। कैडो को एक नए मंच की जरूरत थी क्योंकि ऑफिस उसके अहंकार के लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया था। काम पर लोग अब उसके आसपास बहुत सतर्क रहते थे, खुले तौर पर अपमानजनक नहीं। वो लड़ना बहुत आसान हो जाता। वे उस तरह से विनम्र थे जैसे लोग तब विनम्र हो जाते हैं जब वे ये देखने का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप गिरते हैं या नहीं। इसने उसे हताश कर दिया था। इसलिए उसने उस एकमात्र जगह पर और जोर लगाया जहां उसे अभी भी लगता था कि वह जीत सकता है। सार्वजनिक छवि। वो यूई को एक शिंसी पार्टनर डिनर में ले आया जो एक होटल के लाउंज में आयोजित था, जिसकी छतें ऊंची थी, रोशनी हल्की थी और वहां के कर्मचारी केवल उन्हीं के नाम याद रखते थे जिनके नाम मायने रखते थे। यूई ने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे ये शाम एक सबूत हो। नई ड्रेस, महंगे दिखने वाले झुमके, एक सधी हुई मुस्कान। उस तरह की मुस्कान जो लोग तब पहनते हैं जब वे चाहते हैं कि अजनबी इस बात की पुष्टि करें कि उन्होंने जिंदगी का सही फैसला लिया है। कैडो अपनी जगह पर बैज लगाए हुए उसके बगल में चल रहा था। कमरा उनके लिए नहीं खुला। प्रवेश द्वार पर होस्ट ने सूची की जांच की। कैडो ने थोड़ा अतिरिक्त जोर देकर अपना नाम बताया। होस्ट ने नीचे देखा, फिर ऊपर। मुझे खेद है मिस्टर शिंडो, आपकी आमंत्रण श्रेणी को समायोजित कर दिया गया है। अब आप कार्यकारी भागीदार की टेबल के लिए सूचीबद्ध नहीं है। कैडो का चेहरा सख्त हो गया। यह कोई गलती होनी चाहिए। होस्ट ने बहस नहीं की। इससे बात और बिगड़ गई। आप सामान्य रिसेप्शन क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। यूई ने होस्ट के पीछे वाले कमरे को देखा। उसने अधिकारियों को वहां से गुजरते देखा। उसने पार्टनर्स को एक दूसरे का अभिवादन करते देखा। उसने उन लोगों को देखा जिनके बारे में उसने कल्पना की थी कि वे आखिरकार उसे सम्मान की नजर से देखेंगे। उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। कैडो ने हंसने की कोशिश की। ठीक है, हम वहीं से शुरू करेंगे। वहां से शुरू करने का मतलब एक साइड टेबल के पास खड़े होना था। जबकि जिन लोगों से मिलने की वो शेखी बघा रहा था वे बिना रुके कमरे के पार चले गए। यूई ने मदद करने की कोशिश की। उसने किसी की घड़ी की तारीफ की। उसने जिक्र किया कि कैडो शिंसी में काम करता है। वह एक वरिष्ठ प्रबंधक की पत्नी को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे वे पहले से ही जुड़े हुए हों। यही वह सबक था जो यूई नहीं समझ पाई थी। उधार की हैसियत तभी काम आती है जब मालिक के पास अभी भी कुछ हैसियत बची हो। कैडो को लगा कि कमरा उसके हाथ से फिसल रहा है, इसलिए वह और तेज बोलने लगा। उसने उन आंतरिक प्रोजेक्ट्स के बारे में कहानियां सुनाई जिनका उसे जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसने उन प्रमोशन के इशारे दिए जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी। उसने एग्जीक्यूटिव शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। वह जितना ज्यादा बोलता उतना ही कम महत्वपूर्ण लगता।
रात के अंत तक यूई की मुस्कान सख्त हो गई थी। उसी शाम मैं मिस अशिनो और एस्टेट के 2 प्रतिनिधियों के साथ एक निजी बोर्डरूम में बैठा था और एक अलग तरह की आमंत्रण सूची पढ़ रहा था। मेरी कानूनी टीम ने भविष्य के एक सार्वजनिक संक्रमण कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी थी। इसका मतलब था कि बोर्ड को इस प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि वे मुझे नियंत्रित कर सके। यहीं से अगली समस्या सामने आई। निदेशक मोरियामा, जो बोर्ड के सदस्यों में से एक थे, ने एक निजी परिचय का अनुरोध किया। उनका संदेश विनम्र था, लेकिन मिस अशिनो ने समझाया कि इसका क्या मतलब है। वह सार्वजनिक होने से पहले आपका आकलन करना चाहते हैं। मेरा आकलन? हाँ, कि क्या आपको नियंत्रित किया जा सकता है। यह शब्द बहुत सफाई से मेरे सामने आ गिरा। कैडो ने लोगों को नीचे से रैंक करने के लिए एक बैज का इस्तेमाल किया। मोरियामा ने लोगों को ऊपर से रैंक करने के लिए शिष्टाचार का इस्तेमाल किया। तरीका अलग था, लेकिन आकार वही था। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? मैंने पूछा। वो अकेले इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन विरोधी निदेशक देरी पैदा कर सकते हैं। वे तर्क दे सकते हैं कि आपको प्रबंधन की देखरेख की आवश्यकता है। वे आपको अप्रस्तुत के रूप में पेश कर सकते हैं। तो वह कंपनी के वारिस से मिलने से पहले एक अनाथ से मिलना चाहते हैं। मिस अशिनो ने मुझे सही नहीं किया, यही जवाब था। बाद में उस रात ऐब बाहर से खाना लेकर आई और उसने मेरी मेज पर रखे बोर्ड के कागजात देखे। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें कोई राज्य दे दिया हो और सांपों के बारे में बताना भूल गया हो। यह कोई राज्य नहीं है। नहीं, यह उससे भी बुरा है। एक कंपनी। राज्यों में कम से कम यह तो माना जाता है कि उनके पास ताज है। उस दिन पहली बार मैं मुस्कुराया, फिर वह मुस्कान फीकी पड़ गई। कैडो का एक्सेस फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया। यूई को पार्टनर डिनर में अपमानित होना पड़ा। एने खाने का डिब्बा खोला। और इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मुझे पता था कि वो किस जवाब से डर रही थी। अच्छा, संतुष्ट और ज्यादा की भूख। मैंने कहा, यह सब महसूस हुआ। एने धीरे से सिर हिलाया। तो सावधान रहना। अगर तुम सिर्फ उन्हें घुटनों पर लाना चाहते हो, तो हो सकता है तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, और फिर भी तुम वो इंसान बन जाओ जिससे तुम खुद नफरत करते हो। उसके शब्द मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जोर से चुभे, क्योंकि अब यह एक नई समस्या थी। विरासत अब मुझे केवल ऊपर नहीं उठा रही थी, वह मेरी परीक्षा ले रही थी। उसके जाने से पहले मिस अशिनो ने एक और एन्क्रिप्टेड फाइल भेजी थी, साजिरो के निजी खोज रिकॉर्ड। इसे खोलने से पहले मैं इसके शीर्षक को घूरता रहा, क्योंकि एक बार जब मुझे पता चल गया कि साजिरो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तो विरासत केवल पैसा नहीं रह जाएगी, ये एक जवाब बन जाएगी और शायद एक जिम्मेदारी। साजिरो किसारागी के निजी संग्रह की पहली फाइल पैसे के बारे में नहीं थी। वो मेरे बारे में थी, मेरे वयस्क ग्रुप के बारे में नहीं, उस आदमी के बारे में नहीं जिसका कैडो ने कैफे में मजाक उड़ाया था। एक बच्चे, एक लड़के के फॉस्टर केयर रिकॉर्ड के बारे में, जिसमें वही थकी हुई आंखें थी जो मुझे पुरानी तस्वीरों से याद थी। फाइल में नगरपालिका के नोट्स, परिवार रजिस्ट्री के टुकड़े और निजी अन्वेषक की रिपोर्ट शामिल थी। कुछ पन्ने पुराने थे, कुछ हाल के थे। कुल मिलाकर उन्होंने एक स्पष्ट तथ्य दिखाया। साजिरो ने मुझे मरने के बाद नहीं खोजा था, वह मरने से पहले ही मुझे ढूंढ रहे थे। संभावना है कि विषय को किसारागी उपनाम के तहत क्षेत्रीय फॉस्टर केयर नेटवर्क के माध्यम से रखा गया है। आगे की पुष्टि आवश्यक है। अगली रिपोर्ट अधिक प्रत्यक्ष थी। कोई अन्य जीवित वंशज नहीं मिला। चुपचाप खोज जारी रखें। अपनी पूरी जिंदगी मैंने यही माना था कि किसी ने मुझे नहीं खोजा। इस विश्वास ने मेरी हर चीज को आकार दिया था। इसने मुझे शांत बना दिया था, इसने मुझे सावधान बना दिया था, इसने हर दयालुता को अस्थायी महसूस कराया था, क्योंकि मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मेरे अपने खून का कोई भी मुझे लेने नहीं आ रहा है। लेकिन इन रिकॉर्ड्स का मतलब था कि किसी ने खोजा था, देर से और अपूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी किसी ने खोजा था। मिस अशिनो मेरे सामने बैठी थी, मुझे समय दे रही थी। उसने मुझे पहले क्यों नहीं खोज लिया? मैंने पूछा। सीलबंद फॉस्टर केयर रिकॉर्ड, नाम परिवर्तन, गायब रजिस्ट्री लिंक, और परिवार की रेखा के अंदर और बाहर ऐसे लोग थे जिन्हें उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इसमें पैसा शामिल था। पैसा, शेयर, प्रतिष्ठा, परिवार की पुरानी शर्म। कई कारण थे। यह जवाब दर्दनाक था, लेकिन यह समझ में आता था। लोग कागजी कार्रवाई में मुझे खो चुके थे, फिर अन्य लोगों ने मुझे खोए रखने का फायदा उठाया था। मैंने पन्ना पलटा, क्योंकि दर्द को संभालना तब आसान होता है जब उसका कोई दस्तावेज नंबर हो। अगली फाइल ने हर चीज का मतलब फिर से बदल दिया। यह मेरे बारे में नहीं थी, यह शिंसी टेक्नोलॉजीज के बारे में थी। साजिरो मरने से पहले कंपनी की संस्कृति की जांच कर रहे थे। आंतरिक नोट्स पदोन्नति में पक्षपात, बैजा आधारित अभिजात्यवाद, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप के दुरुपयोग, और उन प्रबंधकों का वर्णन करते थे जो शांत कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए पॉलिश किए गए कर्मचारियों की रक्षा करते थे। एक वाक्य संस्थापक की अपनी लिखावट में रेखांकित किया गया था। एक कंपनी जो हैसियत को चरित्र समझने की गलती करती है, वो अंततः सबसे बुरे लोगों को सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ पुरस्कृत करेगी। मुझे तुरंत कैडो की याद आई, इसलिए नहीं कि कैडो शिंसी को परिभाषित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि शिंसी ने एक ऐसी जगह बना दी थी जहां उसके जैसा कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर सके।
यही वो मध्य बिंदु था जो मैं नहीं चाहता था। विरासत कोई साफ सुथरा इनाम नहीं थी, ये एक मशीन थी जिसके साथ अब मेरा नाम जुड़ गया था। मिस अशिनो ने संग्रह के पास एक और फोल्डर रखा। साजिरों ने निर्देश छोड़े थे, यदि उत्तराधिकारी मौजूदा कॉर्पोरेट पदानुक्रम के बाहर से आता है तो वह चाहते थे कि उस दृष्टिकोण को सुरक्षित रखा जाए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि शिंसी के स्टेटस सिस्टम के बाहर पला बढ़ा व्यक्ति वह देख सकता है जो अंदर के लोगों ने देखना बंद कर दिया है। मैंने कंपनी के ऑडिट नोट्स को फिर से देखा। कैडो ने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरा मजाक उड़ाया था। साजिरों ने मेरी तलाश इसलिए की थी क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति था। इसने विरासत के भावनात्मक आकार को बदल दिया। पहले मेरा एक हिस्सा यूई और कैडो को यह साबित करने के लिए पैसा चाहता था कि मैं उनसे नीचे नहीं हूं। अब दस्तावेज एक कठिन सवाल पूछ रहे थे। अगर मैं वो व्यक्ति बन गया जिसे हर किसी को देखना ही होगा, तो मैं उन लोगों के साथ क्या करूंगा जो अभी भी अदृश्य थे। उस रात मैंने एको फोन किया। मैंने उसे बताया कि साजिरो मुझे ढूंढ रहे थे। वो कुछ देर तक नहीं बोली, फिर उसने कहा, मुझे खेद है। किस लिए? तुम्हारे उस हिस्से के लिए जिसे ये पहले जानने की जरूरत थी। इस बात ने मेरे अंदर कुछ शांत सा तोड़ दिया। मुझे एक पल के लिए फोन नीचे रखना पड़ा क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो गया था। जब मैं वापस आया तो उसने कहा, हारुतो, सुनो, ये एक उपहार हो सकता है, लेकिन ये एक और पिंजरा भी बन सकता है यदि तुम अपनी कीमत इस बात से नापने लगो कि कितने लोग तुम्हारे नाम से डरते हैं। मुझे पता है, नहीं, तुम इसे समझते हो, जानना बाद में आता है। वह सही थी। अगले दिन निदेशक मोरियामा के कार्यालय ने एक औपचारिक संदेश भेजा। वह सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले एक समर्थन ढांचे पर चर्चा करना चाहते थे। मिस अशिनो ने इसे पढ़ा और कहा, यह बोर्ड के दबाव की शुरुआत है। वो क्या चाहते हैं? आपके अधिकार को सीमित करते हुए मददगार दिखने का दिखावा करना। साजिरो की फाइलों की वजह से मैंने उस प्रस्ताव को देखने से पहले ही समझ लिया था। शीर्ष पर बैठे लोग इस बात से नहीं डरते थे कि मैं गरीब था। वे इस बात से डरते थे कि मुझे याद है कि शक्तिहीन होना कैसा लगता है। अगर मैं शिंसी में केवल एक वारिस के रूप में प्रवेश करता तो वे मुझे प्रशिक्षित कर सकते थे। अगर मैं एक गवाह के रूप में प्रवेश करता तो मैं उन्हें बेनकाब कर सकता था। संग्रह के उस हिस्से के अंत तक कहानी बदल चुकी थी। शिंसी को न केवल एक नया उत्तराधिकारी मिलने वाला था, बल्कि उसे पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर से आया एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला था जो शीर्ष के रिकॉर्ड पढ़ रहा था। और शीर्ष पर बैठे लोग शायद ही कभी सहज होते हैं जब सबसे नीचे से कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। बोर्ड ने मुझ पर सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने शिष्टाचार भेजा। इसी तरह ताकतवर लोग एक पट्टा लपेटते थे। निदेशक मोरियामा ने शिंसी मुख्यालय के बजाय एक होटल के लाउंज में एक निजी बैठक का अनुरोध किया। यह मायने रखता था। एक होटल तटस्थ महसूस होता था। इससे बैठक आधिकारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत लगती थी। इसने उन्हें बाद में किसी भी दबाव से इनकार करने की गुंजाइश दे दी। मिस अशिनो ने मुझे अकेले न जाने की सलाह दी, इसलिए मैं उनके साथ गया। जब मैं अंदर गया तो मोरियामा खड़े हो गए। वो ग्रे सूट में बहुत सलीके से तैयार थे और उनके चेहरे पर एक ऐसे आदमी की शांत मुस्कान थी जिसे नियंत्रण को मार्गदर्शन की तरह दिखाने की आदत थी। मिस्टर किसारागी, उन्होंने कहा, यह एक सम्मान की बात है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मान बहुत बड़ा शब्द था जिसने कंपनी द्वारा मुझे स्पष्ट रूप से देखे जाने से पहले मुझसे मिलने की कोशिश की थी। वह बैठे। उन्होंने पहले साजिरों की प्रशंसा की, फिर उन्होंने अचानक मिली विरासत की कठिनाई की प्रशंसा की, फिर उन्होंने स्थिरता के महत्व की प्रशंसा की। उन्होंने इसे मेज के पार खिसका दिया। यह केवल एक समर्थन ढांचा है, उन्होंने कहा, आपको अभिभूत होने से बचाने के लिए अस्थायी है। मैंने पहला पन्ना पढ़ा, फिर दूसरा। भाषा नरम थी, लेकिन काम सरल था। मैं नाम रखूंगा, बोर्ड सत्ता रखेगा, मेरी सार्वजनिक भूमिका सलाहकारों द्वारा आकार दी जाएगी। मेरे वोटिंग प्रभाव को मोरियामा जैसे पुरुषों की अध्यक्षता वाली एक संक्रमण समिति के माध्यम से फिल्टर किया जाएगा। यह विनम्र स्याही में लिखा गया एक पट्टा था। मैंने ऊपर देखा। आप चाहते हैं कि मैं चेहरा बनूं जबकि हाथ आपके रहें। मोरियामा की मुस्कान रुक गई। यह एक अनुचित व्याख्या है, यह एक कार्यात्मक व्याख्या है। मिस अशिनो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनका ध्यान तेज होते हुए महसूस किया। मोरियामा पीछे झुके। आप युवा हैं, आपके पास कोई कॉर्पोरेट अनुभव नहीं है। मार्गदर्शन के बिना एक सार्वजनिक प्रकटीकरण कंपनी और आपकी अपनी वैधता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हिस्सा खतरनाक होने की हद तक सच था, क्योंकि सच्चाई तब जंजीर बन सकती है जब कोई और नियंत्रित करे कि वो कहां खत्म होती है। मैं मार्गदर्शन स्वीकार करूंगा, मैंने कहा। मैं सत्यापन पूरा होने से पहले अधिकार नहीं सौंपूंगा। उनकी आंखें ठंडी हो गई। सावधान रहें मिस्टर किसारागी, जनता को एक नाटकीय वारिस की कहानी पसंद आ सकती है, लेकिन निवेशक स्थिरता पसंद करते हैं। वहां एक धमकी थी, चिल्लाकर नहीं, कैडो के अपमान की तरह क्रूर नहीं, साफ, महंगी और अनुभवी। अगर मैंने विरोध किया तो वे मुझे अस्थिर कह सकते थे। अगर मैंने आज्ञा मानी तो मुझे एक ऐसी कंपनी विरासत में मिलेगी जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा। छिपी हुई सत्ता की असली कीमत यही थी। बाहर निकलते समय मैंने कैडो और यूई को होटल की लॉबी में पाया। यह असंभव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। कैडो को शिंसी के रिसेप्शन की योजना से जुड़े निचले स्तर के इवेंट सेटअप के लिए वहां भेजा गया था।
उसके बैज ने उसे इमारत में प्रवेश तो दिला दिया, लेकिन उन कमरों में नहीं जहां वह जाना चाहता था। जब उसने मुझे मिस अशिनो के साथ बाहर आते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। एक सेकंड के लिए वो भ्रमित दिखा, फिर उसका अहंकार उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो, हारुतो? क्या तुम अब कंपनी के इवेंट्स का पीछा कर रहे हो? कैडो हंसा। यह होटल शिंसी के कार्यों की मेजबानी करता है। मुझे यह मत बताना कि तुम यहां ये उम्मीद लेकर आए थे कि किसी को लगेगा कि तुम यहां के लायक हो। गोपनीयता पैकेट मेरे कोट के अंदर मुड़ा हुआ था। मैं इसे अपनी छाती से लगा हुआ महसूस कर सकता था। एक वाक्य अपमान को समाप्त कर सकता था। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि संस्थापक की संपत्ति ने मुझे बुलाया है। अगर मैं बिना किसी औपचारिक ट्रिगर और बिना किसी संरक्षित रिकॉर्ड के इसे होटल की लॉबी में कहता तो मैं मोरियामा को ठीक वही दे देता जो वह चाहते थे। एक भावुक वारिस, एक अस्थिर बाहरी व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो व्यक्तिगत ब्रेकअप जीतने के लिए संस्थापक के नाम का उपयोग कर रहा है। इसलिए मैंने कैडो को अपनी बात पूरी करने दी। वो एक कदम करीब आया। तुम्हारे जैसे लोग शिंसी के आसपास से ताल्लुक नहीं रखते। तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। मिस अशिनो की नजरें मेरी ओर घूमी। अगर मैं अनुमति देता तो वो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी। मैंने नहीं दी। मैंने कैडो को देखा और कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम कहां प्रदर्शन करते हो। वो हंसा क्योंकि उसे चेतावनी समझ नहीं आई। यूई ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि वो लगभग समझ गई थी। तभी एस्टेट कार्यालय का एक कर्मचारी उनके पीछे से आया। मिस्टर किसारागी, उसने कहा, मिस अशिनो अगली कॉल के लिए तैयार है। कैडो ने उस आदमी की आवाज में सम्मान सुना, लेकिन उसे समझ नहीं पाया। यूई ने भी इसे सुना। उसकी नजरें कर्मचारी से मुझ पर आ गई। मैंने कुछ नहीं समझाया। मैं उसके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, मैंने कैडो का चेहरा सख्त होते हुए देखा। उसे कुछ बदलने का एहसास हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि वो उसे समझ सके। यही चीज उसे खतरनाक बना रही थी। बोर्ड ने मुझे एक पट्टे की पेशकश की थी। कैडो और यूई ने मुझे बदले का एक शॉर्टकट पेश किया था। मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसने मुझे थका दिया था। अब अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि हो गई थी। शिंसी टेक्नोलॉजीज का एक प्रमुख रिसेप्शन पहले सार्वजनिक संक्रमण संकेत के लिए अधिकारियों, भागीदारों, चयनित कर्मचारियों और मीडिया कर्मचारियों को एक साथ लाएगा। बोर्ड दिखावा चाहता था। कैडो एक मंच चाहता था। यूई ये सबूत चाहती थी कि उसका चुनाव अभी भी मायने रखता है और मुझे सही समय की आवश्यकता थी। पहली बार उन सभी की जरूरतें एक ही कमरे की ओर इशारा कर रही थी। होटल की लॉबी के बाद मैंने चुप रहने को इंतजार करना समझना बंद कर दिया। इंतजार करना निष्क्रिय था। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वह थी तैयारी। अगर बोर्ड कहानी को नियंत्रित करना चाहता था और कैडो कोई तमाशा खड़ा करना चाहता था, तो सच्चाई को बचाए रखना जरूरी था। मिस अशिनो और मैंने मिलकर सबूतों की कड़ी को एक एक कर तैयार किया। सबसे पहले पहचान के रिकॉर्ड, जन पंजीकरण के हिस्से, फॉस्टर केयर के दस्तावेज, नगरपालिका की पुष्टि, ब्लडलाइन सत्यापन के परिणाम। मुझे किसारागी परिवार से जोड़ने वाले हर दस्तावेज को इतना साफ होना था कि कोई भी इसे भावनात्मक नाटक न कह सके। फिर वसीयत, संस्थापक के शेयर, वोटिंग का अधिकार, उत्तराधिकार के अधिकार, अंतरिम सुरक्षा, और फिर कंपनी के रिकॉर्ड्स, ऑडिट लॉग, एक्सेस रिव्यू, आचरण के झंडे और पदोन्नति रोकने के नोटिस। कैडो को मामले का केंद्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि शिंसी के अपने सिस्टम ने एक समस्या को पहचान लिया था। और फिर कार्यक्रम का अधिकार पत्र। यह हिस्सा सबसे ज्यादा मायने रखता था। मैं शिंसी के रिसेप्शन में कानूनी तौर पर चुपचाप और उचित मंजूरी के साथ प्रवेश करूंगा। कैडो के मेहमान के रूप में नहीं, घुसपैठिए के रूप में नहीं, यूई का पीछा करने वाले किसी हताश पूर्व प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एस्टेट सुरक्षा के तहत एक सत्यापित वारिस उम्मीदवार के रूप में। मिस अशिनो ने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, अगर मिस्टर शिंडो सार्वजनिक रूप से आपका सामना करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? जवाब मेरे अंदर बहुत तेजी से आया, उसे कुचल दो। मैंने ये कहा नहीं। इसके बजाय मैंने हमारे बीच रखे फोल्डर को देखा। अगर वह गवाहों के सामने मेरे वहां होने के अधिकार को चुनौती देता है तो रिकॉर्ड पर जवाब दे, स्पष्ट रूप से, केवल सत्यापित तथ्यों के साथ। बदले की कोई भाषा नहीं, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं, जब तक कि जरूरी ना हो। नहीं। मिस अशिनो ने मुझे ध्यान से देखा। यह संयम मायने रखेगा। मैं उनसे कहना चाहता था कि संयम मेरी पूरी जिंदगी मायने रखता आया है और इसने मुझे शायद ही कभी कुछ वापस दिया हो। लेकिन इस बार यह काम आ सकता है, क्योंकि कैडो का अहंकार सच्चाई सामने लाने का एक साफ ट्रिगर बन सकता था। अगर वह मुझे अकेला छोड़ देता तो कानूनी टीम बाद में घोषणा का प्रबंधन करती। अगर वह मुझ पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाता तो सुरक्षा अधिकारियों और गवाहों की वजह से कानूनी कार्यालय को कमरे में ही जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता। यह झूठ से बना जाल नहीं था, यह उसके अपने व्यवहार से बना एक दरवाजा था। इस बीच कैडो को इवेंट न्यूज का अपना संस्करण मिला। उसे अब एक उभरती हुई प्रतिभा के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। उसे निचले स्तर की टीम से जुड़ी एक घटी हुई सपोर्ट भूमिका सौंपी गई थी। उसे रिसेप्शन क्षेत्र में जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन कार्यकारी मंच के पास नहीं। उसकी पहुंच की निगरानी की जानी थी। उसकी ड्यूटी छोटी थी। उसके लिए यह अपमान था।
यूई को उसने इसे एक रणनीति के रूप में बताया। मैं अंदर रहूंगा, उसने उससे कहा। यही मायने रखता है। बहुत से लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। यूई उस पर विश्वास करना चाहती थी क्योंकि वो इवेंट उसका आखिरी सबूत बन गया था। रद्द किए गए डिनर, प्रवेश द्वार के कर्मचारियों की अनदेखी, और जब भी कैडो का फोन बजता तो उसके आत्मविश्वास के टूटने के अजीब तरीके को सुधारने के लिए उसे उस इवेंट की जरूरत थी। कैडो को भी इसकी जरूरत थी। उसे लगा कि अगर लोग उसे कमरे में देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि वह अभी भी महत्वपूर्ण है। वह यह नहीं समझ पाया कि एक कमरा आपकी रक्षा करने से ज्यादा आपको पूरी तरह से बेनकाब कर सकता है। रिसेप्शन के दिन मैंने सादे कपड़े पहने, एक गहरा कोट, साफ शर्ट, कोई महंगी घड़ी नहीं, कोई दिखावा नहीं। मेरे साथ आई क्योंकि मिस अशिनो ने पूछा था कि क्या मैं संरक्षित अतिथि क्षेत्र में किसी व्यक्तिगत गवाह की उपस्थिति चाहता हूं। मैंने का नाम दिया था। वो एक साधारण नेवी ड्रेस पहनकर आई थी और उसके चेहरे पर वो भाव था जो वो तब पहनती थी जब मैं ये दिखावा करने वाला होता था कि मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम कोर्ट जा रहे हो, उसने कहा। हो सकता है ये उससे भी बुरा हो। कोर्ट में नियम होते हैं। अमीर लोगों के पास शिष्टाचार होता है जो नियमों का दिखावा करता है। मैं लगभग मुस्कुरा पड़ा। कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने मेरा ऑथराइजेशन स्कैन किया। एक सेकंड के लिए गार्ड के भाव बदले, पहचान में नहीं बल्कि निर्देश में। उसे पर्याप्त रूप से बता दिया गया था। स्वागत है मिस्टर किसारागी, उसने चुपचाप कहा। मैंने इसे सुना। उसका हाथ मेरी आस्तीन से बस इतना ही टकराया कि मुझे याद दिला सके कि मैं अभी भी उस नाम के नीचे एक इंसान ही हूं। रिसेप्शन हॉल के अंदर शीशे, कैमरों की रोशनी और मुख्य मंच के ऊपर शिंसी का सिल्वर ब्लू लोगो चमक रहा था। अधिकारी छोटे छोटे समूह में घूम रहे थे। पार्टनर्स ने शैंपेन पकड़ रखी थी। बैज वाले कर्मचारी अपनी जरूरत से ज्यादा सीधे खड़े थे। मैंने कैडो को तब देखा जब उसने मुझे नहीं देखा था। वो हॉल के एक किनारे के पास था, अपना बैज इस तरह पहने हुए जैसे वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हो। यूई उसके बगल में खड़ी थी, कमरे को उस सबूत के लिए स्कैन कर रही थी कि उसने एक उच्च दुनिया में प्रवेश कर लिया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मुझे नजरअंदाज कर देगा। फिर उसकी नजरें मुझसे मिली। उसका चेहरा बदल गया। पहले आश्चर्य, फिर गुस्सा और फिर राहत। उस आखिरी हिस्से ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसे लगा कि उसे यह साबित करने का एक आखिरी मौका मिल गया है कि कौन यहां से ताल्लुक रखता है। कैडो खुद को बचाने वाले आदमी की तरह हॉल के पार आया। उसने कार्यकारी मंच के पास खड़े वकीलों को नहीं देखा। उसने सुरक्षा पर्यवेक्षक को अपना सिर घुमाते हुए नहीं देखा। उसने मेरे पीछे कुछ कदम दूर खड़ी को नहीं देखा। उसने केवल मुझे देखा, गरीब पूर्व प्रेमी, फॉस्टर केयर का एक मामूली इंसान। वो आदमी जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वो उसके पीछे पीछे एक ऐसे कमरे में आ गया है जहां हैसियत की आखिरकार दीवारें हैं। मुझ तक पहुंचने से पहले ही उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? लोग मुड़े। यूई जल्दी से उसके पीछे पीछे आई। उसके चेहरे के मेकअप के नीचे दहशत साफ झलक रही थी। कैडो, वो फुसफुसाई, यहां नहीं। लेकिन कैडो को यहीं की जरूरत थी। एक निजी अपमान से उसकी हैसियत ठीक नहीं होती। उसे गवाहों की जरूरत थी। वह मेरे सामने रुका और मेरे कोट की ओर इशारा किया। ये एक शिंसी रिसेप्शन है, उसने कहा। यह कोई पब्लिक लॉबी नहीं है। तुम बस इसलिए यहां नहीं घुस सकते क्योंकि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आगे बढ़ गई है। यही तो था। किसी के पूछने से पहले ही उसने कमरे को एक कहानी दे दी। यूई ने डर और गुस्से के साथ मेरी ओर देखा। हारुतो, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने तुमसे कहा था कि हकीकत को स्वीकार करो। हकीकत? इस बार मैं पीछे नहीं हटा। कैडो ने मेरी खामोशी को देखा और इसे और जोर लगाने की अनुमति के रूप में लिया। तुम ये देख रहे हो? उसने अपना बैज उठाया। इसका मतलब है कि मैं यहां काम करता हूं। मैं यहां से ताल्लुक रखता हूं। तुम्हारे जैसे लोग बाहर इंतजार करते हैं। पुरानी पदानुक्रम इसी तरह काम करती थी। ये पहले बैज की ओर बढ़ती थी। कैडो एक सुरक्षा गार्ड की ओर मुड़ा। क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? यह अधिकृत नहीं है। गार्ड आगे बढ़ा। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि आरोप को स्पष्ट होना था। कैडो ने कहा था कि मैं यहां से ताल्लुक नहीं रखता। उसने सुरक्षा बुलाई थी। यूई ने मुझे एक कड़वे पूर्व प्रेमी के रूप में पेश किया था। पुरानी व्यवस्था ने गवाहों के सामने खुद को उजागर कर दिया था। यही वो ट्रिगर था। गार्ड ने मेरी ओर देखा। सर, क्या मैं आपका ऑथराइजेशन देख सकता हूं? इससे पहले कि मैं हिल पाता, मिस अशिनो कार्यकारी मंच के किनारे से बाहर आ गई। सिक्योरिटी पीछे हटेगी। गार्ड तुरंत रुक गया। कैडो चिढ़कर मुड़ा। माफ कीजिएगा। मिस अशिनो चिड़ी हुई नहीं लग रही थी। इसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। मैंने कहा सिक्योरिटी पीछे हटेगी। अधिकारी हमारी ओर मुड़ने लगे। एस्टेट की मुहर वाला एक काला फोल्डर लिए हुए एक और कानूनी प्रतिनिधि उनके साथ आ गया। कैडो ने एक पेशेवर लहजा वापस पाने की कोशिश की। यह एक निजी कर्मचारी का मामला है। नहीं, मिस अशिनो ने कहा, यह नहीं है। उन 4 शब्दों ने कमरे को बदल दिया। यूई ने मिस अशिनो से लेकर मुझ तक देखा और अंततः उसे संदेह होने लगा। कैडो ने हंसने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि इसने आपको क्या बताया है, लेकिन यह लड़का मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स है। इसका शिंसी से कोई लेना देना नहीं है। मिस अशिनो ने वो काला फोल्डर खोला।
इनका शिंसी टेक्नोलॉजी से इस बातचीत में शामिल किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा संबंध है। कैडो का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कार्यकारी मेजबान आगे आया। उसे उम्मीद थी कि यह पल बाद में और अधिक साफ सुथरे तरीके से आएगा, लेकिन कैडो ने मंच खुद ही तैयार कर दिया था। मिस अशिनो थोड़ा मुड़ी ताकि आसपास के मेहमान और सुरक्षा गार्ड सुन सके। रिकॉर्ड के लिए, मिस्टर हारुतो किसारागी एस्टेट ऑथराइजेशन के तहत उपस्थित है। मेरा नाम पूरे हॉल में एक गिरे हुए गिलास की तरह गूंज गया। किसारागी। कुछ लोगों ने केवल एक उपनाम सुना, दूसरों ने संस्थापक का उपनाम सुना। निवेशक टेबल के पास खड़े एक आदमी ने फुसफुसाया, किसारागी। यूई की आंखें फटी की फटी रह गई। कैडो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, यह सिर्फ उसका नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। मिस अशिनो ने अपनी बात जारी रखी। हारुतो किसारागी को एस्टेट प्रक्रिया के माध्यम से शिंसी टेक्नोलॉजीज के दिवंगत संस्थापक साजिरो किसारागी के अंतिम जीवित रक्त संबंधी के रूप में सत्यापित किया गया है। कमरा जम सा गया। कैडो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरा चेहरा बदल गया हो, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं बदला था। वही कोट, वही हाथ, वही खामोशी। बस कमरे को आखिरकार यह बता दिया गया था कि उसे कहां देखना है। मिस अशिनो की आवाज स्पष्ट रही। संस्थापक की वसीयत के तहत मिस्टर किसारागी संस्थापक की संपदा के हितों के एकमात्र वारिस है, जिसमें संरक्षित शेयर अधिकार, संपदा संसाधन और उत्तराधिकार अधिकार शामिल है, जो अब बोर्ड और प्रोबेट पुष्टिकरण के अधीन है। शब्द औपचारिक थे, लेकिन उनके परिणाम नहीं। हर वो व्यक्ति जिसने कैडो को मुझ पर आरोप लगाते हुए देखा था, वो अब समझ गया था कि उसने सुरक्षा गार्ड को उस एकमात्र व्यक्ति पर बुला लिया था जिसे पहचानने के लिए यह कार्यक्रम चुपचाप तैयारी कर रहा था। गार्ड पीछे हट गया। उस हरकत ने सामाजिक व्यवस्था को किसी भी भाषण से ज्यादा तेजी से बदल दिया। कैडो का बैज अभी भी उसके जैकेट पर लटका हुआ था, लेकिन कमरा अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता था। यूई ने एक छोटी सी सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं उसके अंदर टूटते हुए गणित को देख सकता था। कैडो शिंसी के लिए काम करता था। मुझे संस्थापक का अधिकार विरासत में मिला था। कैडो के पास एक बैज था। मेरे पास इमारत के ऊपर लिखा जाने वाला नाम था। उसने जिस भविष्य को चुना था, वो पूरे समय मेरे बगल में खड़ा था, लेकिन उसने उसे देखना तभी सीखा जब किसी अमीर ने उसे जोर से बोला। कैडो ने बोलने की कोशिश की, यह असंभव है। मिस अशिनो ने उसे सीधे जवाब दिया, यह सत्यापित है। नहीं, वो रुक गया क्योंकि जो शब्द वह चाहता था वह था मामूली इंसान। वो अब इसे नहीं कह सकता था। यह सबसे साफ बदला था। सच्चाई ने कमरे में प्रवेश किया और उसके पसंदीदा अपमान को बेकार कर दिया। भीड़ में फुसफुसाहटें दौड़ने लगी। संस्थापक का वारिस। शिंडो ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। क्या उसका प्रमोशन रोका नहीं गया था? आखिरकार वो फुसफुसाहट कैडो तक पहुंच गई। उसका चेहरा फिर से बदल गया। अब वह समझ गया कि पहले आई दरारें आपस में जुड़ी हुई थी। पदोन्नति का रुकना, प्रवेश से इनकार, सीमित निमंत्रण, प्रबंधकों की सतर्क भाषा, इसमें से कोई भी महज बुरी किस्मत नहीं थी। यह कंपनी एक छिपी हुई कानूनी वास्तविकता पर प्रतिक्रिया कर रही थी, जबकि वह लगातार उस व्यक्ति का अपमान कर रहा था जो इसके केंद्र में था। कैडो ने फिर से मेरे कोट की ओर देखा, लेकिन अब इसके सादेपन ने उसे सांत्वना नहीं दी। इसने उस पर आरोप लगाया। उसने हर सतही विस्तार से मुझे मापा था और उस एकमात्र चीज को याद कर दिया जो मायने रखती थी। उसकी आवाज गिर गई। हारुतो। उसने पुराने निकनेम के बिना मेरा नाम लिया। सालों तक उसने मुझे अपने से नीचे रखने के लिए नामों का इस्तेमाल किया था। अब मेरा असली नाम ही एक ऐसी चीज थी जिसे छूने से वह डरता था। मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं अब यहां से ताल्लुक रखता हूं। मैं यूई से पूछना चाहता था कि क्या यह भविष्य उसके लिए पर्याप्त रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। कमरा पहले से ही मेरे लिए बोल रहा था। ए मेरे पीछे खड़ी थी, चुपचाप, लेकिन मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी पीठ पर एक हाथ की तरह महसूस किया। मिस अशिनो ने फोल्डर बंद कर दिया। मिस्टर किसारागी, उन्होंने कहा, आप आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे? हर चेहरा मेरी ओर मुड़ गया। कैडो, यूई, अधिकारी, बोर्ड के पर्यवेक्षक। मेरी जिंदगी में पहली बार पूरा कमरा मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। यह मेरी जीत थी और यही खतरा था। मिस अशिनो द्वारा मुझसे पूछे जाने के बाद कि मैं क्या करना चाहता हूं, कोई नहीं हिला। उस ठहराव ने सच्चाई को घोषणा से भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया। पहले कैडो का बैज लोगों को चलाता था, अब वो उसकी जैकेट पर एक ऐसी कहानी की सजावट की तरह लटक रहा था जो खत्म हो चुकी थी। सुरक्षा गार्ड जिसने मेरा ऑथराइजेशन मांगा था, वो अब कैडो को नहीं देख रहा था। उसने मिस अशिनो को देखा, फिर मुझे, फिर कार्यकारी मेजबान को जो आदेशों की उस श्रृंखला का इंतजार कर रहा था जो अब कमरे के सबसे तेज बोलने वाले कर्मचारी से होकर नहीं गुजरती थी। यह पहला दृश्य बदलाव था। यूई ने भी इसे देखा। उसकी आंखें लगातार गार्ड, वकीलों, अधिकारियों और मेरे बीच घूम रही थी। वह दुनिया के उस संस्करण को खोज रही थी जिसे वह समझती थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। कैडो ने एक और बार कोशिश की। इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज अब धीमी, कम तीखी और अधिक हताश थी। भले ही वह किसी तरह संबंधित हो,
इसका मतलब ये नहीं है कि वह बस यहां आ सकता है। और कार्यकारी मेजबान ने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस्टर शिंडो, बोलना बंद करें। ये शब्द एक दरवाजा बंद होने की तरह गिरे। कैडो का चेहरा लाल हो गया। सालों तक वह दूसरों को छोटा महसूस कराकर बचता आया था। अब उससे ऊपर के किसी व्यक्ति ने सबके सामने उसका आकलन कर दिया था। मिस अशिनो ने आगे कहा, आज रात का आपका आचरण सक्रिय समीक्षा में शामिल किया जाएगा। सक्रिय समीक्षा, वही अदृश्य प्रक्रिया जिसे उसने ईर्ष्यालु सहकर्मियों और कार्यालय की राजनीति पर थोप दिया था। अब उसका एक चेहरा था, मेरा चेहरा। कैडो ने मुझे फिर से देखा और मैं उस पल को देख सकता था जब वह समझ गया कि पहले की दरारें अचानक नहीं आई थी। पदोन्नति का रुकना, बैज से इनकार, सीमित निमंत्रण, वे सभी एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़े थे जिसे वो नहीं देख सकता था क्योंकि वह मुझे नीचा दिखाने में बहुत व्यस्त था। यूई का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास होने से पहले ही उसने कैडो से एक कदम दूर कर लिया था। उस कदम ने कमरे को वह बता दिया जो उसके शब्द नहीं बता पाए। उसने हैसियत के लिए उसे चुना था और अब सार्वजनिक रूप से उसकी हैसियत ढह रही थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे लौटता हुआ प्यार नहीं दिखा। मुझे डर के नीचे टूटती हुई उसकी कैलकुलेशन दिखाई दी। करीब आ गई, टोकेगी इतना नहीं, बस इतना कि मैं उसे वहां महसूस कर सकूं। वो कुछ नहीं बोली, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी चेतावनी पहले से ही मेरे दिमाग में थी। खौफ खाना और देखा जाना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। बोर्ड के पर्यवेक्षक मुझे ध्यान से देख रहे थे। मैंने उनके बीच मोरियामा को पहचाना। उनका विनम्र चेहरा शांत हो गया था। वो कैडो को नहीं देख रहे थे, वो मुझे माप रहे थे। क्या मैं फट पड़ूंगा? क्या मैं उन्हें अपमानित करूंगा? क्या मैं मांग करूंगा कि सुरक्षा गार्ड कैडो को बाहर घसीटे? क्या मैं एक क्रोधित, अस्थिर वारिस के बारे में उनकी हर निजी चिंता को सच साबित कर दूंगा? तभी यह कमरा मेरे ब्रेकअप से बड़ा हो गया। मेरे दुश्मन अब केवल कैडो और यूई नहीं थे। पूरी कंपनी अब यह जानने के लिए इंतजार कर रही थी कि मैं किस तरह का उत्तराधिकारी बनूंगा। सबसे आसान काम कैडो को तुरंत सजा देना होता। ताकत उपलब्ध थी, यही बात इसे खतरनाक बना रही थी। मैंने कैडो के बैज की ओर देखा। महीनों तक उसने प्यार, सम्मान और अपनेपन को रैंक करने के लिए धातु के उस टुकड़े का इस्तेमाल किया था। अब यह उसे खामोशी से भी नहीं बचा सकता था। मैंने यूई की ओर देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। एक बार के लिए उसके पास ऐसा कोई वाक्य नहीं था जो उसकी पसंद को व्यावहारिक दिखा सके। और मैंने मंच की ओर देखा। शिंसी का लोगो हम सभी के ऊपर चमक रहा था। साफ, उजला, महंगा, एक ऐसा प्रतीक जो लोगों को अपनी पीठ सीधी करने और अपनी आवाज धीमी करने पर मजबूर कर देता था। इस तरह की कंपनी किसी को भी कैडो में बदल सकती है अगर कोई यह सवाल न उठाए कि यह किसे पुरस्कृत करती है। हालांकि मैं मुस्कुराया नहीं, लेकिन मैं चुप रहा। वह एक गायब होने की कोशिश करने वाले लड़के की पुरानी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नई खामोशी थी जिसने कमरे को इंतजार कराया। पहली बार मेरी खामोशी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया जा रहा था। हर कोई मेरे पहले आदेश का इंतजार कर रहा था। मेरी पूरी जिंदगी लोगों ने मेरे आसपास फैसले लिए थे। अब कमरा इंतजार कर रहा था क्योंकि अगला फैसला मुझे लेना था। कैडो कुछ कदम दूर, इनकार और डर के बीच जमा हुआ खड़ा था। यूई उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन पहले की तरह करीब नहीं। वकील दस्तावेजों के साथ इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा गार्ड निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। अधिकारी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं किस तरह का उत्तराधिकारी बनूंगा। और मिस अशिनो ने मुझे एक छोटी सी सीलबंद चिट्ठी सौंपी। यह संस्थापक के संग्रह के अंदर थी, जिसे सार्वजनिक मान्यता अपरिहार्य होने के बाद ही जारी किया जाना था। साजिरो की लिखावट पतली लेकिन स्थिर थी। मैंने केवल पहली पंक्ति पढ़ी। यदि तुम इसे ऐसे कमरे में पढ़ रहे हो जहां लोग तुम्हारा मेरे नाम का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखना कि एक नाम चरित्र का प्रमाण नहीं है। यह केवल इसे बनाने का एक मौका है। कागज मेरे हाथ में हल्का सा कांप गया क्योंकि उस चिट्ठी ने मेरे लिए सबसे आसान अंत छीन लिया। अगर यह केवल बदले के बारे में होता तो कहानी यही खत्म हो सकती थी कि कैडो कांप रहा है, यूई पीली पड़ चुकी है और मेरा नाम उन दोनों के ऊपर है। यह बहुत संतोषजनक होता। जिन लोगों ने मुझे मामूली कहा था, उन्हें मुझे देखने के लिए मजबूर किया गया था। साजिरो के नोट ने अगली सच्चाई स्पष्ट कर दी। ताकत उन्हें चुप करा सकती थी, ये अपने आप मुझे पूर्ण नहीं बना सकती थी। मैंने नोट को मोड़ा और उसे अपने फोल्डर में काले और सुनहरे लिफाफे के बगल में रख दिया। फिर मैंने आखिरी बार कैडो के बैज की ओर देखा। इस बैज ने इस कहानी को एक हथियार के रूप में शुरू किया था। अब यह बहुत छोटा लग रहा था। यूई ने मेरा नाम फुसफुसाया, हारुतो। मैंने उसमें डर सुना, शायद पछतावा भी, लेकिन वह पछतावा जो ताकत उजागर होने के बाद आता है, वो प्यार के समान नहीं होता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, अभी नहीं। मिस अशिनो इंतजार कर रही थी। मिस्टर किसारागी। कमरा मेरी ओर झुका हुआ था। रोशनी के किनारे के पास खड़ी थी और एक सेकंड के लिए हमारी नजरें मिली। उसने सिर नहीं हिलाया, वो मुस्कुराई नहीं। उसने मुझे केवल ऐसे देखा जैसे कागजात के बक्से वाला लड़का और संस्थापक के कमरे वाला आदमी अभी भी एक ही इंसान थे। अगर मैं उन्हें जोड़े रखना चुनता हूं तो वो पूरी भीड़ से ज्यादा मायने रखता था। मैं आगे बढ़ा।
कैडो ने घबराहट में थूक निकला। मैं उसे हटा सकता था। मैं बदले से शुरुआत कर सकता था। मैं सुधार से शुरुआत कर सकता था। मैं उस तरह का उत्तराधिकारी बन सकता था जिससे शिन्सी डरती थी, या उस तरह का जिसकी साजिरों को तलाश थी। वे सभी भविष्य एक ही समय में मेरे सामने खड़े थे। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना आता था। मैंने उस खामोशी को तब तक थामे रखा जब तक कि हर सिलेक्ट कोई समझ नहीं गया कि ये मेरी है। और मैंने वकीलों, अधिकारियों, सुरक्षा गार्डों, कैडो, यूई और शिन्सी के मंच की ओर देखा। पहली बार कोई भी यह दिखावा नहीं कर सकता था कि मैं अदृश्य हूं। इससे पहले कि मैं कमरे को उसका मनचाहा जवाब देता, मैंने उन्हें सच के साथ बैठने दिया। उन्होंने पूरी रात उस अनाथ की अनदेखी करने के प्रयास में बिता दी थी। जिस अनाथ का उन्होंने उपहास किया था, वही संस्थापक का वारिस निकला। जिस अकिंचन को उन्होंने दुत्कार दिया था, वही उत्तराधिकारी था। और हैसियत की पूजा करना सिखाने वाली उस कंपनी को अब किसी ऐसे व्यक्ति के फैसले की प्रतीक्षा करनी थी जिसने इसके बिना ही संघर्ष कर अपना अस्तित्व बचाया था।